हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग द्विवेदी युग में श्रीधर पाठक और महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को, उनसे संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते थे उसको पढ़े थे। आज हम लोग द्विवेदी युग के अन्य कवियों को पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका जन्म 1865 ईस्वी में निजामाबाद जिला आजमगढ़ में हुआ था और मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने उर्दू, फारसी एवं संस्कृत का ज्ञान घर पर ही प्राप्त किया। सर्वप्रथम ये निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक हुए। उसके पश्चात कानूनगो। उन्होंने सन 1923 में सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण किया और शेष जीवन साहित्य सेवा में समर्पित कर दिया। ये 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के संबंध में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है? आधुनिक काल का सूरदास कहा है। क्या कहा है? आधुनिक काल का सूरदास। किसने कहा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। आइए इनकी कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमांबु बारिधि, प्रेम प्रचंग, प्रेम प्रपंच प्रेमांबु प्रवाह, पदम प्रसून, रस कलश, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, हरिऔध सतसई, मर्म रहस्य। आइए इनके प्रबंध काव्य को देखते हैं। प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास 1914 में लिखी गई थी। इसमें 17 सर्ग हैं। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। इसमें राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्वसेयी और विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित करने के में हरिऔध जी ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। परिजात। परिजात 1937 में लिखी गई है। इसमें 15 सर्ग हैं। ये आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। इसमें दूसरी देखते हैं। वैदेही वनवास। वैदेही वनवास 1940 में लिखी गई है। इसमें 18 सर्ग हैं। इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। वैदेही वनवास एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। यद्यपि इसमें कथानक की अपेक्षाकृत संक्षिप्त होने के कारण इसमें राम के शक्ति, सौंदर्य और शील का समन्वित चित्रण नहीं हो पाया है, फिर भी इसका महत्व अक्षुण्ण है। इसमें करुणा सरलता और करुणा सरलता में यह अद्वितीय है। हरिऔध जी साहित्य में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित थे। किससे थे? कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित थे। रस कलश। रस कलश इनकी हरिऔध जी की ये प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ये सब खड़ी बोली में थी। रस कलश उनकी जो 1931 में लिखी गई थी, ये ब्रज भाषा में रचित रीति ग्रंथ है। रीति ग्रंथ है। इसमें रस के स्वरूप, रस के प्रकारों का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। नायिका भेद वर्णन और ऋतु वर्णन के अंतर्गत इन्होंने कुछ मौलिक स्थापनाओं की। इनके द्वारा नवनिर्धारित नायिकाओं में पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, समाज सेविका आदि प्रमुख हैं। हरिऔध जी की प्रिय प्रवास खड़ी बोली की हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। रामचरित उपाध्याय। आइए रामचरित उपाध्याय को देखते हैं। रामचरित उपाध्याय का जन्म 1872 और मृत्यु 1938 ईस्वी में हुई थी। ये गाजीपुर के रहने वाले थे। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई। बाद में इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली पर भी अच्छा अधिकार प्राप्त किया था। पहले ये प्राचीन विषयों पर ही कविताएं लिखते थे, किंतु आचार्य द्विवेदी के संपर्क में आने पर इन्होंने खड़ी बोली तथा नूतन विषयों को भी अपनाया।
आइए कुछ इनकी मौलिक रचनाओं को देख लेते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख ये सुक्तिकारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या है ये? सुक्तिकारक के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। रामचरित उपाध्याय। इनकी रचनाओं को देखते हैं। रामचरित चिंतामणि, राष्ट्र भारती, देवदूत, देव सभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी और सुक्ति मुक्तावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त। आइए मैथिली शरण गुप्त के जन्म मृत्यु को देखते हैं। इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। अमृत 1964 ईस्वी में। इनका जन्म चीर गांव झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम राम शरण दास था। इनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इनकी प्रथम कविता हेमंत जो 1905 में लिखी गई थी। इनका प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग 1909 ईस्वी में लिखा गया था। अंतिम काव्य संग्रह इनका विष्णु प्रिया था जो 1957 ईस्वी में लिखा गया था। आइए मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाओं को देखते हैं। रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भर, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, हिंदू, पंचवटी, विष्णुप्रिया। साकेत। साकेत का आरंभ 1914 में होता है तथा 1931 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इसमें 12 सर्ग हैं। गुप्त जी को साकेत रचना का मूल प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली, जो जुलाई 1908 में सरस्वती पत्रिका में भुजंग भूषण भट्टाचार्य छदम नाम से छपा था। साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। साकेत का 9वां सर्ग में जो उर्मिला का विलाप वर्णन है वो बहुत ही मार्मिक है। उर्मिला विरह वर्णन। भारत भारती। भारत भारती में राष्ट्रीय चेतना एवं अतिथि गौरव का गान है। यशोधरा। यशोधरा में गौतम बुद्ध की पत्नी का वर्णन है। आइए मैथिली शरण से एग्जाम के संबंध से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं। मैथिली शरण से संबंधित क्या क्या एग्जाम में पूछ सकते हैं, देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। क्या स्वीकार किया जाता है? आधुनिक युग का तुलसी। नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ गुप्त जी कृत साकेत है। क्या है? साकेत है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है। इसमें 12 सर्ग हैं। इसे डॉक्टर नगेंद्र जनवादी काव्य कहा है। क्या कहा है? जनवादी काव्य कहा है। इस साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। गुप्त जी ने माइकेल मधुसूदन दत्त के मेघनाथ वध का विरहिणी ब्रजांगना और वीरांगना शीर्षक से अनुवाद किया एवं मधुप उपनाम का प्रयोग करते हुए मेघनाथ वध में अतुकांत शैली अपनाई। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक कृति लिखी है। क्या नाम कृति लिखी है? जैनी। और किस पर? मार्क्स की पुत्री जैनी पर। एक अन्य देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती की रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दत से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। गुप्त जी को भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने दी। कब दी? जब उन्होंने भारत भारती लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। क्या कहा है? सामंजस्यवादी कवि कहा है। आइए मैथिली शरण गुप्त की कुछ अन्य रचनाओं को देखते हैं, जैसे झंकार, किसान, त्रिपथकथा, विश्ववेदना, शकुंतला, पत्रावली, स्वदेश, विकट भर, गुरुकुल, प्लासी का युद्ध, काबा और करबला, अंजलि और आराध्य आदि। गुप्त जी द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह कहे जाते थे। इसको भी याद करेंगे, क्या कहे जाते थे? हरिगीतिका छंद के
बादशाह कहे जाते थे। फ्रेंड्स, अब द्विवेदी युग के अन्य कवियों को आगे की वीडियो में देखा जाएगा।